अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि 62 अरकान कांग्रेस जिन्होंने ख़त लिखा था उसके जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का ख़त आ गया है। साथ ही साथ पीटीए की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जबकि दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, इन इशूज़ पर बात करेंगे। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब सईद चौधरी साहब, जनाब खालिद क्यूचोई साहब और उन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया जनाब कुर्बान बलोच साहब ने। तो सलमान गनी साहब, पहले बात कर लेते हैं। 62 अरकान पार्लियामेंट थे अमेरिका के जिन्होंने ख़त लिखा था और उसके जवाब में आज पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा और वज़ीर आज़म से ये कहा है कि जनाब उनको ये बताएं, हमारा कंसर्न दें कि ये जो कुछ बानी पीटी ने किया है उसकी सारी तफसील लिखी गई है और इलेक्शंस के मामला को डिफेंड किया गया है इस सारे मामले के ऊपर। तो किस तरह से देखते हैं आप इस जवाब को? देखिए भट्ट साहब, मैं समझता हूँ कि एक अरसे से एक पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को जवाज़ बनाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहंसाई का सामान कर रखा है। और ये मामला सिर्फ एक लेटर तक नहीं, इससे पहले कांग्रेस के बाहर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी मुजाहरे किए गए, फिर IMF को लेटर भी लिखा गया और ये सारा सिलसिला एक ख़ास माइंडसेट के मुताबिक हो रहा है। और क्या पाकिस्तान पर इसके असरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखें, आपने जिस लेटर की बात की है, पहली बात तो ये है कि इस तरह किसी मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पर ये एक नया रुझान सामने आ रहा है। और आपको याद होगा कि आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि जो अमरीकी तर्जमान होगा वो एक स्टेटमेंट देगा, वो एक रवायती स्टेटमेंट है कि जी अमेरिका तयशुदा पॉलिसी है कि वो किसी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। और आज उन्होंने बड़ा क्लियर कट इस पर एक स्टांस लिया है। जहाँ तक कि पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के 160 अरकान ने लेटर लिखा है, ये लेटर अमेरिका को नहीं लिखा, ये अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और उसमें उन्होंने ये बावर करवाया है कि इस तरह ये रुझान एक आम हो रहा है, पाकिस्तान के मामलात को बैरूनी महाज पर जगहंसाई का जरिया बनाया जा रहा है, तो लिहाजा आप इस पर एक कांग्रेस के उनके अरकान पर असरअंदाज हों। और मैं समझता हूँ कि इस सारी कैफियत ये एक ना सफारती एक्टिविटी है, इसकी कोई अपनी अहमियत और हैसियत नहीं होती। उनके 60 अरकान ने भी जो लेटर लिखा है उसकी भी कोई बड़ी अहमियत नहीं, और पाकिस्तान के 160 अरकान ने भी जो लेटर लिखा है उसकी सफारती अहमियत और हैसियत कोई नहीं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखा गया है और यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर असल में जो देखिए बात ये है, मैं ये इस तरह से देख रहा हूँ इस चीज़ को कि जो अरकान कांग्रेस हैं उन्होंने अपना जो भी सच्चा झूठा कंसर्न शो किया अपनी गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर। अब पाकिस्तान के जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने उस कंसर्न को बड़ा संजीदा लिया और अपनी हुकूमत से कहा कि देखें ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है इनका। देखें, जो एक अमल किया गया अमेरिका के अंदर, जवाबन पाकिस्तान ने उसका एक रद्द-ए-अमल सामने आया है और ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और इसमें जो नुकात उठाए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि बाजे के एक शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफादात पर असरअंदाज होने की कोशिश करता रहा है और इसमें उसका मुतशद्दिद रवैया, जो उन्होंने बुनियादी नुकात उठाए हैं कि इससे पहले 2014 के अंदर, फिर 2022 के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करने का अमल, 9 मई के वाक़यात। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या अमेरिका की सियासत में किसी शख्स को इस तरह के वाक़यात की इजाज़त होगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर अभी एक और बात है कि अब आखिरी उम्मीद, आप लोग समझते थे कि जी ये जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए अदलिया से, आखिरी उम्मीद अब 5 नवंबर पे है कि जी अमेरिका के इंतखाबात हो रहे हैं और वो रिपब्लिकन जिससे उम्मीद लगा के बैठे हैं वो रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट के उम्मीदवार ट्रंप है। तो मैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, अगर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ जाएगी तो फिर ये उम्मीदें कहाँ जी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिसने सियासत करनी है ना, वो आईन, सर उनका सारे का सारा जो मफादात के सर उनका सारे का सारा स्टेक ही पाकिस्तान से बाहर है। यहाँ पर तो वो फितना फसाद की सियासत करते हैं। सईद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे अमेरिका के अरकान कांग्रेस की जानिब से जो है यानी पहले एक करारदाद पास हुई थी, आपको याद होगा,
और उसके जवाब में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की। जी बिल्कुल। अब एक खत है जो जाहिर है कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को लिखा है, और एक हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं 160 उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो यहाँ पर एक तासुर बनाया जाता था, कहा जाता था कि जनाब पाकिस्तान जो है उसके अंदरूनी मामला में लोग मुदाखलत कर लेते हैं, तो अब तो बड़ा सीधा सीधा स्टांस है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा हुकूमत है, यहाँ पर तो बड़ा सीधा सीधा 2 बार अमरीकी हुकूमत को या वहाँ के लोगों को मुंह पे खड़े होकर जवाब दिया जा रहा है। ये जो है अंदरूनी मामला में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा रही। ये जो तमाम अदारे हैं वज़ीर आज़म समेत, ये तमाम अदारे इस बात पे यकसू हैं कि अंदरूनी मामलात में किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं लिया जाएगा। और ये साहबान जो है ना, ये मेरे ख्याल ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ये ख़त वहाँ लॉबिंग करते हैं, और लॉबिंग करने के लिए वहाँ, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि वहाँ ये जो पार्लियामेंटेरियन है ना, वहाँ के कांग्रेसमैन, उनको ये इजाज़त है, उनको ज़ाहिर करना होता है कि इस लॉबिंग के लिए हमने ये फ़लाँ बंदे के साथ मुआहदा किया है और ये हम करेंगे। ये इलीगल नहीं है वहाँ पे। ये जो जिन पे उम्मीदें लगाई हुई हैं, अभी सलमान गनी साहब ने कहा ट्रंप साहब के वो जीतेंगे, और ये ट्रंप साहब के जो सियासी मशीर हैं साजिद तारड़ साहब, उनका जो इंटरव्यू है, उन्होंने एक टीवी चैनल पे हमारे पाकिस्तानियों के साथ, तलत सैन साहब के साथ ही उन्होंने अपने देखिए जैसे उस इशू पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो मैं बिल्कुल उस पर डिस्कस करना है मैंने कि वो जो उम्मीदों में पानी फिरा वो किस तरह से फिरा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी हमारी हुकूमत ने इख्तियार किया है या हमारे पार्लियामेंट के लोगों ने इख्तियार किया है, ये पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं, उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ आपका कमेंट। ये पॉलिसी तो काबिल सताइश है, और ये अब से नहीं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के उस तरह के जो मामला जो आम तासर, अमूमी तासर है कि जब ये पाकिस्तान जो है वहाँ से लाइन लेता है और उसके कैंप में है, और इस तरह की बातें, ये काफ़ी अरसा से ये तासर जो है ये ख़त्म हो चुका है। जब ट्रंप साहब की पिछली हुकूमत थी तो उन्होंने बाकायदा जो उनके शकील अफरीदी क्या समथिंग नाम है, उनकी रिहाई के लिए ख़त भी लिखा था, और उस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा जो है कह लें आपके सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तो अभी तक वो बंदा जो है वो जेल में है, वो नहीं ले जा सके थे। बाकायदा स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से ख़त लिखा गया था, शकील अफरीदी, हाँ शकील अफरीदी साहब उनका नाम है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि अमेरिका की भी जो पॉलिसी है वो खुल्लम खुल्ला किसी के सियासी मामलात में मुदाखलत की कभी भी नहीं रही। अगर वो कोई कहते हैं ना, ठीक है ना, आज उनके जो तर्जमान है उन्होंने भी ये खुल के बात कर दी। उन्होंने वो ट्रंप वाला ही सवाल किया गया था, और इससे पहले जो उनको मैं साजिद तारड़ की जो बात कर रहा था, वो ट्रंप वाली अलग बात, एक और बात भी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक सॉवरेन स्टेट जो है यानी पाकिस्तान, उसकी अदलिया पे, ये तो अदलिया में मामलात है ना इनके सारे जो भी मामलात हैं, और जिसके लिए खत लिखा जाए बुनियादी इंसानी हकूक़ की जनाब खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह, जो वो तो कहते हैं ये अदालती मामलात हैं, इसमें अमेरिका कैसे मुदाखलत कर सकता है। और एक रियासत को जो इंडिपेंडेंट आज़ाद एक रियासत है उसको कैसे आज़ाद जारी कर सकता है। वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आज तो उनके जो तर्जुमान हैं महकमा खारजा के, उन्होंने भी कह दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत भी जाते हैं तो ये कहना कि वो पीटीआई की रिहाई के लिए कोई कदम उठाएंगे या इस तरह की बात होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बदकिस्मती से जो पीटीआई है वो अपने बानी पीटीआई को जेल से, अडयाला जेल से निकलवाने के लिए, वहाँ से रिहाई के लिए हर मामले के साथ अपनी उम्मीदें जोड़ लेती हैं। और जिस तरह अब ट्रंप के साथ वो अपनी उम्मीदें जोड़ रहे हैं, इसी तरह जो है वो पीटीआई ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की अदलिया के साथ भी अपनी उम्मीदें जोड़ ली थी। और इसी तरह उन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान का जो IMF का हेडक्वार्टर है वहाँ पर मुजाहरा करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए भी उम्मीदें जोड़ी थी। और देखिए कि कभी आज तक जो अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद पास हुई, या 62 कांग्रेस के अरकान ने जो ख़त लिखा, या इससे पहले जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर प्रेशर और दबाव बढ़ाने के लिए कोशिशें की गई, आया इसका कोई पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन पर कोई असर पड़ा?
या पाकिस्तान पर कोई दबाव आया, मैं नहीं समझता कि कोई अब तक इन इक़दामात का पाकिस्तान पर कोई दबाव आ सका है। और इसमें देखिए कि ये जो ख़त लिखा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के जो 160 अरकान हैं, इसमें तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनके अरकान हैं। और इस ख़त में जो है वो जो असम्बली के अरकान हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो है बानी PTI के जो स्याह कारनामे हैं उन पर उनको चार्जशीट किया गया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और हुकूमत से कहा गया है कि ये जो उनके मुकदमात और स्याह कारनामों की चार्जशीट है, ये बराए मेहरबानी जो है ये अमरीकी इंतज़ामिया को भिजवा दी जाए। और आज आपने देखा कि किस तरह जो तर्जमान है स्टेट डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से भी वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान पर के मामलात पर हम कोई मुदाखलत या इस तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अमेरिका का जो रजीम चेंज की बात करते हैं PTI वाले, उससे भी कोई तल्लक नहीं था। और वैसे भी देखिए कि ये जो खतूत लिखवा रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से या अमेरिकी कांग्रेस से जो वहाँ पर करारदादे पास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनका जो रजीम चेंज का जो साजिशी बयानियाँ लेकर चल रहे थे PTI वाले, उसकी खुद तो ये इस मामले से जो है वो नफ़ी जो है वो कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम हरबे वो अख्तियार कर चुके हैं, उनके तमाम PTI की क़यादत के अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं और उन्हें हर महाज पर जो है वो नाकामी का सामना है। और ना तो वो पाकिस्तान के अवाम को बानी PTI को रिहा कराने के लिए जो है वो कोई लोगों को मुतहर्रिक कर सके, और ना ये जो PTI की इस वक्त वो कला की लीडरशिप है वो जो है वो अपने बानी को जेल से बाहर निकालने वो जो वकला की लीडरशिप है वो तो गनी साहब आपस में इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि मैं एक उनके वकील रहनुमा का एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देख रहा था। वो कहते हैं जी मैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील है, वो कहते हैं जी मैं तो वोट डालने नहीं गया। और उन्होंने कहा जी इसका तो फ़ायदा आपकी जो मुखालफ है उनको हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मगर वो मुखालिफ मुझे कम से कम बुरा भला नहीं कहते। आप नाम ले मरवत साहब जी, शेर अहमद साहब ने कहा मेरे पास 40 वोट, मैं 30 से 40 वोट डलवा सकता था, मैं नहीं। उन्होंने एक और बात ये डिवीजन है। देखें वो शख्स मुसलसल ये कहता आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जिम्मेदारान हैं उन्होंने बानी PTI की रहाई के हवाले से कभी संजीदगी इख्तियार नहीं की। देखें ये जो रहाई का अमल या गिरफ्तारी का अमल है, ये सियासी तारीख ये बताती है, ये सियासी तर्ज अमल अपना कर ही मुमकिन बनती है। आपको याद है कि इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, उनके बानी को फांसी चढ़ा दिया गया है। खुद नवाज शरीफ साहब को एक पानामा उकामा उसमें चूँकि गिराना मकसूद था, अदलिया के ज़रिए उनको नाअहल करार दिया गया। किसी पोलिटिकल पार्टी ने या पोलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई का ज़रिया नहीं बने। देखें ये बात भट्ट साहब बड़ी गहरी है कि आखिर क्या वजह है कि आपने रेजोल्यूशन की बात भी, वो लेटर भी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं भाई? आप तो कह रहे थे कि जी अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराने की साजिश की है, और फिर आप एक ऑडियो भी आपने सुनी होगी कि वो उस वक्त अपने सेक्रेटरी जनरल असद उमर को फ़ोन करके बड़ी ऐसा से कहती हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने खेलना है। तो मैंने उस वक्त भी ये नुक्ता उठाया था कि आप किस पे खेलना चाहते थे? आप पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ खेलना चाहते हैं, या पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलना चाहते हैं? आपको अगर जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है ना, वो सियासत आइन और कानून के ताबे होगी। आप अगर समझते हैं कि आप बैरूनी फोर्सेस या बैरूनी मकतूब इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज कर लेंगे, देखें हुकूमतें शायद कमज़ोर हो सकें लेकिन पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर नहीं है। आपने तो पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी टारगेट किया है, इसका मतलब आप किसी ऐसे एजेंडे पे थे। देखें मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात करते हुए कि माजी के अंदर हमारा दुश्मन कहता था कि हम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करेंगे, और अब पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठाई जाती हैं। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, कभी कहा जाता है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। वो मामला तब ख़त्म हो गए हैं। देखिए असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम उनका ये है कि वो जितने उनके अज़ाइम थे वो तो नतीजा खेज़ नहीं बने। पाकिस्तान मुआशी हवाले से ना सिर्फ ये कि ख़तरनाक जोन से निकला है, दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैरूनी महाज पर आप उनके दौरे उठा के देखें, कल वो सऊदी अरब गए हैं
तो 2.2 बिलियन की सरमायाकारी के बाद वो मामला 3 अरब तक पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी हवाले से हम अच्छी चीजें सामने आ रही हैं, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से इंतकाम लेने के दर पे हैं। देखें, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो हैं वो बड़े जज्बाती हैं कि आप देखें कि हम मुख्तलिफ तबकात की बात नहीं करते, जो शख्स भी पाकिस्तान के मुनाफिक इक़दाम करने या यहाँ पर किसी दुश्मन के मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर इसका रद्द-ए-अमल होगा। जहाँ तक आपने 160 अरकान की बात की है, देखें वो अभी खालिद साहब ने दुरुस्त कहा, वो एक चार्जशीट है। और चार्जशीट क्या है? ये चार्जशीट पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाई, ये आपके सारे वो इकदाम हैं जो कानून पे असरअंदाज होने के लिए आपने किए थे। और अगर आप जेल के अंदर मौजूद हैं तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं है, आप अपने तर्ज-ए-अमल की वजह से हैं, आप अपने गैर कानूनी इकदाम की वजह से हैं, आप रियासती इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिशों और काविशों की वजह से। सलमान गनी साहब, असल बात यह है कि जो इल्जामात उनके ऊपर हैं उन इल्जामात से इनकार नहीं करते। मसलन 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उससे वो इनकार नहीं करते, वो कहते हैं मैंने गलत नहीं किया। ठीक है, अब वो कानून की समझ नहीं उन्हें, या वो जानकर वो क्या कहते हैं भोला बनने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस पे बात करते हैं, मगर मैं अभी कुर्बान बलोच साहब की तरफ जाना चाहता हूं। कुर्बान बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, ओके सर, ये 160 अरकान पार्लियामेंट का जो खत है, तो पाकिस्तान जो है अब वो अपनी अंदरूनी मामलात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा, ये एक खुला मैसेज है दुनिया को सर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये जो खत है ये कांग्रेसमैन को पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान एक सोवरेन मुल्क है, उनके अपने आइन कानून के जो भी हैं वो उनकी बालादस्ती है और मुंतखब हुकूमत काम कर रही है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का ये अमल बंद होना चाहिए। और ये सिर्फ खत जो अरकान ने लिखा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं लिखा, मैं समझता हूं कि दुनिया भर को ये एक पैगाम देना था कि पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को कभी भी किसी फोरम में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। अब ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी एक मैसेज है कांग्रेसमैन को कि पाकिस्तान के 160 अरकान ने खत लिखा और पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे कांग्रेस के इस अमल को अच्छा नहीं देख रहे, तो इस अमल को बंद होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि ये सिर्फ खत वज़ीर आज़म को जो लिखा गया है ये वहां तक महदूद नहीं है। अगर आप इसको देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी एक मैसेज है अमेरिका को, कांग्रेसमैन को, वहां के हुकूमत को। और दूसरी बड़ी बात यह है, मैं समझता हूं कि ये खत वज़ीर आज़म के थ्रू अमेरिकी सफारतखाने तक और बाकी जो दुनिया की जो नुमाइंदी हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंच रहा है कि पाकिस्तान एक सोवरेन मुल्क है और उनके जो पार्लियामान है, उनके मुंतखब नुमाइंदे अपने अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, न पहले तैयार थे न अब तैयार हैं। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है और मैं समझता हूँ न सिर्फ वाज़ेह मैसेज है, और ये जो रद्द-ए-अमल आया है, अगर हुक्म खारजा के तर्जुमान का बयान उससे पहले है या बाद में है, तो मैसेज तो यही आना था कि कोई मुल्क किसी मुल्क के किसी अंदरूनी मामलात में ना सिर्फ मुदाखलत नहीं कर सकता, अगर वहां कोई भी सियासी रहनुमा हो, सियासी कारकुन हो, किसी केसेस में जेल में है, सजा में है, तो उसका फैसला वहां की अदालती, वहां के कानून, वहां के आइन के मुताबिक होना है। कोई अगर ट्रंप जीत के आता है, कोई और जीत के आए या दुनिया में कोई तब्दीली आए, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के किसी जो भी कैदी है उसको वो छुड़ा के ले जाए, ये पॉसिबिलिटीज में नहीं है। और कोई भी जी शऊर इस बात को मानने के लिए अब तैयार नहीं है और न इस पर कोई ख्वाब देखे कि फलाना जीत के आएगा और फलाना को लेके जाएगा। तो either match the minimum expected price that was shown, or you know to submit their consideration. So we have the pre-qualified party with us, so I'll request you to kindly share your final decision with the audience. Bismillahirrahmanirrahim ji. Thank you for having us all here.
We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने assessments की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए, हम उनके लिए दुआ गो। जज़ाकल्लाह खैर। With this, we conclude this bidding process. So I request all the distinguished guests to kindly join us in the refreshment area for the tea. Thank you, ladies and gentlemen, for your time. Thank you. ये की निजकारी के हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी ग्रुप की जानिब से ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए गए थे, जिसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने जो है आपको बताएं कि पीआईए की मंजूरी के हवाले से, पीआईए के निजकारी के हवाले से वो अपनी बोली पर कायम रहे हैं और पीआईए के निजकारी के हवाले से बोली खोलने का अमल बराह रास्त आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर देख रहे थे। और पीआईए के निजकारी के लिए जो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम है उसने 10 अरब रुपए की बोली जो है वो लगाई थी। आधे घंटे का वक्त जो है वो दिया गया था और इस दौरान 85 लाख 30 जो है मिलियन वो रुपीस की बोली जो है वो लगाई गई थी, जिसके बाद वो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो अपनी बोली के ऊपर 10 अरब रुपए के जो है वो लगा रहा। 80.3 बिलियन की जो है उसके बाद हमने देखा कि वो ऑफर आई, लेकिन ब्लू वर्ल्ड जो है उसने निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी और वो अपनी इस बिड के ऊपर कायम रहा, जिसके बाद इदारे की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप की जानिब से कागजात जो है वो जमा नहीं करवाए गए थे। अब पीआईए की निजकारी का अमल जो है वो आपने देखा बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ पर, और विफाकी काबीना से अब पीआईए की जो रिजर्व प्राइस की मंजूरी है वो सर्कुलेशन की मदद से हासिल की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीआईए की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बोली खोलने का अमल जो है वो आज हुआ, जिसके बाद जो ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम है उसने पीआईए की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी और इसके मुकाबले में हमने देखा कि 85.0300 जो है उसकी बोली सामने आई, लेकिन ब्लू वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर अपने बिड के ऊपर कायम रहा। जिसके बाद अब आपको ये बताएं कि वफाकी काबीना से पीआईए की जो रिजर्व प्राइस की मंजूरी की सर्कुलेशन है उसे हासिल किया जाएगा। 85,030 मिलियन जो है इसकी बोली के 10 अरब की बोली के मुकाबले में जो है हमने देखा कि ये फिगर जो है वो सामने आया, जिसके बाद आधे घंटे का वक्त जो है वो दिया गया वहाँ पर मौजूद दीगर बिडर्स जो हैं उनको, और उसके अलावा कोई भी इससे अच्छा फिगर जो है वो सामने नहीं आ सका। जिसके बाद कंसोर्शियम जो है जिसने 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी वो अपने इस फिगर पे कायम रहे और यूं पीआईए की जो निजकारी है उसका अमल आपने बराह रास्त देखा। और आपको आगाह करें कि हुकूमत की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही थी पिछले काफ़ी अरसे से कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है इसकी निजकारी का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जाए। इससे कबल भी ये कोशिशें जो है वो होती रहीं, लेकिन कोई भी कोशिश बारहा जो है वो समरावत साबित ना हुई। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर हमने देखा कि इसको ना सिर्फ अमली जामा पहनाया गया बल्कि एक शफाफ तरीके से बोली का ये जो अमल है इसको मुकम्मल करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दामात उठाए गए और आज इसकी बाकायदा तौर पर हमने देखा कि बोली का अमल जो है वो हुआ। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हद अजीज़ हमारे साथ हैं। फ़हद, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से जो है वो बिड 10 अरब रुपए की दी गई थी। उनको हुकूमत की जानिब से 85 अरब रुपए की जो है वो बिड दी गई थी, जो उनको उसके बाद आधे घंटे का टाइम दिया था कि वो इस पर मज़ीद जो है वो सोच विचार कर लें और जो बिड रिजर्व प्राइस जो है वो उसको उसके करीब तक ले दें। लेकिन आधे घंटे के बाद जब वो इधर आए वापस और उन्होंने एड्रेस किया तो वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो अपने जो हमने प्राइस दी है 10 अरब हम उससे मज़ीद उसको नहीं लेकर जाएंगे, हम अपने 10 अरब का जो उन्होंने रिजर्व प्राइस दी है हम उसी पे ही जो है वो स्टे करेंगे। तो इसी के साथ उन्होंने पीआईए को जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि वो जो है वो इसमें मज़ीद तरक्की करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद, आप हमें अपडेट कर रहे थे अब ताज़ा तरीन सूरत हाल से। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। क्या कहा
उन्होंने जब तरमीम की बात की, उन्होंने कहा आप मुझे तरमीम बता रहे हैं, मैं आपसे तहरीक के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इस वक्त तहरीक के असरात तो ख़त्म हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पंजाब बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने जो नया हालिया प्रोग्राम दिया है एहतजाजी जलसों का, उसमें पंजाब नहीं है। और अगर हमारे मोहतरम खोसा साहब या पंजाब के अंदर दीगर लोग इस हवाले से कोई रोल अदा करते नज़र आते तो फिर वो इस तरह की बातें ना करते। ये दरअसल अपने कारकुनों को हौसला देने के लिए है। मेरा ख्याल इतना इख्तियार हमने ज़रूर देना चाहिए कि वो अपने पार्टी के कारकुनों को हौसला दें। और पार्टी कारकुनों की हालत ये है कि आप देखें इस्लामाबाद के जो एहतजाज था उसमें कारकुन तो पहुँचे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब आज फिर बोल रहे हैं, वो जो तर्ज़-ए-अमल अख्तियार कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने पार्टी लीडरशिप को इतना बता दें कि उन्होंने किसके टेलीफोन कॉल पे वो रुख तब्दील किया था और वो पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए थे। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करना चाहिए। और ये जो बाहर से इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर वो एम्बेरस हुए हैं। और वो बार बार ये जो कह रहे हैं, अगर तो ट्रंप के से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सुलह कर लो मेरा ख्याल। मैं यही कह रहा हूं कि फिर अगर कोमेला हैरिस आ गई तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो इस इशू के ऊपर मजीद बात करेंगे और वापस आएंगे तो सचिव साहब से पूछेंगे कि जो लतीफ खोसा साहब हैं, ये सच्ची मुच्ची इस बात पे यकीन करके ये बात कर रहे हैं या सबको मामू बना रहे हैं? फिलहाल टेक अ ब्रेक। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लतीफ खोसा साहब वाकई इस इशू को यकीन से बात करते हैं कि जनाब ट्रंप जीत कर आएंगे और पाकिस्तान से बानी पीटीआई को रहा करा लेंगे, या वो अपने लोगों को मामू बना रहे हैं? सही साहब जरा बताइएगा, आपके ख्याल में लतीफ खोसा साहब क्या कर रहे हैं? ये जो उन्होंने ट्रंप की बात की है और नवंबर की तारीख दी है उन्होंने कि जनाब 5 नवंबर को ट्रंप जीत जाएगा, ये उनके अल्फाज हैं। और इमरान खान के लिए वो कहेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि उनका ख्याल है कि 7-8 तारीख तक वो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। सुन लेना, वो कह रहे हालांकि ये जो इनको इतने बड़े ये कानूनदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनको ये नहीं पता कि जब 5 नवंबर को इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा, तो वहाँ जो इंतकाल इक़्तिदार है वो 20 जनवरी को होता है। जी सर। 20 जनवरी तक तो इक़्तिदार जो पॉलिसियाँ हैं वो जो बाइडेन की चलनी है। ये इसमें ट्रंप साहब जो है ये कहां से आ गए? सब कह रहे हैं तारीख बढ़ाए, अब तारीख बढ़ाए, ठीक है ना। असल में जिसे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं फिर इसका मतलब है कि वो मामू ही बना रहे हैं, वरना मैं तो ये यकीन नहीं करता कि इस बात का खुद सबको इल्म ना हो। पहले मुझे वो ये भी किया है कि जनाब वो जो वहां से रोजाना जो आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो वो कभी एक पॉइंट वो आगे होता है, कभी एक पॉइंट वो होता है। ये कैसे इन्होंने यकीन कर लिया कि वही साहब जिनको जो सदर देखना चाहते हैं वो आएंगे? अगर वो ना आए तो फिर दूसरी जो खातून अगर आती हैं तो फिर क्या वो इनके इन बयानात की बुनियाद पे वो कहेंगे कि अंदर ही रखो? एक गल। दूसरी ये कि जो उनके सियासी मशीर हैं साजिद तारड़ साहब, पाकिस्तानी निजात, वो पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब वो इनकी फुफ्फी का लड़का है। ये अल्फाज है उनके कि जनाब वो इनके लिए कोशिश करेगा। और दूसरी बात यह है कि इनकी पूरी जो आप देख लें ना सियासी जद्दोजहद ये बानी पीटीआई की, ये
असूलों पे या सियासत पे या अपने नज़रिए पे ये इन्हिसार कम करते हैं, शख्सियात पे इन्हिसार इनका ज़्यादा होता है। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में उनके चीफ पोलिटिकल पोलिंग एजेंट बने और फिर उनके साथ सौदेबाजी की कोशिश की। वो इनकी सियासी उस वक्त जो पोजीशन थी उसको समझते थे। उनके जनाब 1-2 सीटें ले लें, 5-6 ले लें, ये कह रहे पता नहीं 100 सीटें चाहिए। उन्होंने खुद ये बयान दिया हुआ है, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ये 1 सीट ही जीत सके थे। और उसके बाद ये शुरू हो गया जनाब 2008, 9, 10, 11, 12 ये देख लें कि इन शख्सियात पे इन्हिसार करते रहे हैं। और 2018 के इलेक्शन भी किस पे इन्हिसार किया। और अब हाल ही में ये इन्हिसार कर रहे थे, ये कह रहे थे जनाब फलां साहब जो चीफ जस्टिस आएंगे, 5 हल्के खुलेंगे, हुकूमत घर जाएगी। ये सर इनकी पूरी यानी ये असूलों पे या कहना सियासी नजरिया अपनी पॉलिटिकल फुटिंग कोई नहीं है, उस पे एतमाद नहीं करते, उस पे एतबार नहीं करते, शख्सियात पे दूसरों के कंधों पे रख के ये अब बंदूक चलाना चाहते हैं, मुहावरा यही है। तो ये मैं अब बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे सब आपने देखा होगा लंदन में एक वाकया हुआ, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायसा साहब जो थे, वो एक बहुत बड़े एजाज़ की तकरीब से जब वापस आ रहे थे तो वहाँ पर चंद जो इनकी पीटीआई के वहाँ के वर्कर हैं उन्होंने जो बदमज़गी वहाँ पर की है, आपके ख्याल में उस बदमज़गी के रोकने के लिए अब तक जो इक़दाम किए गए हैं वो दुरुस्त सिमत है या उससे आगे जाना चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो वाक़या हुआ है वहाँ पर लंदन में, और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की जो पीटीआई की कोशिशें हैं और जो माइंडसेट है, बानी पीटीआई ने जो माइंडसेट तैयार किया है पीटीआई का, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को जो है वो टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान के अदलिया को टारगेट किया जाता है, इसी तरह बैरून मुल्क भी जो है पीटीआई की जो वहाँ की लीडरशिप है, और ख़ास तौर पर आपने देखा कि उस इज्तिमा के अंदर, उस जुलूस के अंदर, उस मुजाहरे के अंदर आज जहाँ यहाँ से जो भागी हुई लीडरशिप है वो भी वहाँ मौजूद थी, जिनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमात भी हैं। और वहाँ पर वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने वहाँ पर सऊदी अरब में इस तरह की कार्रवाई की, और फिर वहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ आपने देखा कि उसके बाद दोबारा सऊदी अरब का मुंह उनकी तरफ से जो है वो जाने के लिए नहीं किया गया। और असल में मसला ये है भट्ट साहब कि इस इकदाम से, इस तरह की कोशिशों से, इस तरह के वाक़यात से वो काजी फ़ायद ईसा को, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को तो शायद उतना नुकसान पहुंचाना उनका मसला ना हो। दरअसल वो ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान की जो मौजूदा अदलिया है, मौजूदा जो जजेस हैं, मैं समझता हूँ कि उनको डराना और धमकाना और ख़बरदार करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक काम ना किया, फैसले ना दिए, तो फिर आपके साथ भी जो है फ्यूचर में इसी तरह का सलूक होगा जो हमने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा पर यहाँ पर लंदन में किया है। दरअसल ये धमकियाँ दी गई हैं पाकिस्तान की पूरी अदलिया को, पूरी जुडिशरी को, और इस पर जो है अब ये जो इसमें मुलव्वस थे लोग, उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। उनके खिलाफ एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, और इसके साथ जो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ जो है वो भी होने जा रहा है। और हमारे वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी फौरी जो है इस हवाले से एक्शन लिया, और जो है वो नादरा को भी जो है वो अहकाम दिए गए हैं कि इनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक किए जाएं, इनके पासपोर्ट जो हैं वो मनसूख किए जाएं, और इसी तरह इनकी शरीयत के ख़ात्मे के लिए भी जो है इस तरह पूरा जो है केस जो है वो कबीना के इजलास में जो है वो पेश किया जा सकता है। और उनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी मुकदमा पूछते हैं कुर्बान से कि इस पर अब तक नादरा की जानिब से क्या इकदाम किए जा चुके हैं। जनाब कुर्बान बलोच साहब, आपको आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल, ओके जी सर, ये फरमाइएगा कि जो लंदन के अंदर वाकया हुआ, जिस तरह से जस्टिस काजी फायसा साहब की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, उस पर नादरा को ये हुक्म दिया गया था, हदायत की गई थी कि इन लोगों की शनाख्त करके तो इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। तो अब तक क्या सर आपके पास इत्तलात है, वहां पर क्या अब तक हो चुका है सिलसिले में?
जी गौहर, मैं इस पे ज़रूर बात करूंगा। इससे पहले आपका एक सवाल था सरदार लतीफ़ खोसा के हवाले से और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज़ादी के हवाले से। मैं उस पे भी अपनी एक राय रखता हूं और एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूं कि जी अब उसके दो रुख हैं। एक रुख ये है कि सरदार लतीफ़ खोसा या पार्टी के जो रहनुमा ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कि पार्टी के कारकुनों में एक मायूसी की जो कैफियत है पिछले 10-15 रोज में, वो किसी भी पार्टी लीडर की कॉल पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। पार्टी के चेयरमैन का मौकूफ एक है, पार्टी के सेक्रेटरी का मौकूफ दूसरा है, सरदार लतीफ़ खोसा या वकला की टीम का मौकूफ तीसरा है। नए चीफ जस्टिस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हमें काबिल कबूल है, सेक्रेटरी कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कारकुन हैं वो कहते हैं कि ये जो लीडर हैं ये तो हमारा साथ ही नहीं देते, हमें बुलाते हैं, हमें रोडों पे चले जाते हैं, हम ख्वार खराब होते हैं, ये तो आते ही नहीं है, हम क्यों भरोसा करें। एक तो ये है पार्टी में इंतशार की सूरत हाल है, कारकुन बदजन है, इसलिए सरदार लतीफ़ खोसा और बाकी जो लोग हैं वो उनको आसरा दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है। वो अगर हो या जो कुछ होगा वो आइन, कानून और अदलिया के तनाजुर में हो सकता है, किसी बैरूनी ताकत बैरूनी दबाव पर ये मुमकिन नहीं। और दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान एज अ रियासत, पाकिस्तान हुकूमत अब जो एक मराहल थे, मुश्किलात थी मईशत के, सियासत के, जो अदम इस्तेहकाम के, वो मुश्किलात तकरीबन मैं समझता हूं कि खत्म हो चुके। मईशत का साइकिल एक फीता चलने लगा है, सियासी हवाले से सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल बन गई है। जब से ये 26वीं तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, उसको अपोजिशन ने पार्लियामेंट को तस्लीम किया, इंतखाबात को तस्लीम किया, इस मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री को तस्लीम किया, और तीसरा जो मरहला अब जा रहा है जुडिशल कमीशन का, उसमें उनकी शिरकत ये एक गवाही दे रही है कि वो इस सारे अमल को तस्लीम कर रहे हैं। बाकी जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं। बाकी जहां तक आपका ये सवाल है नादरा के हवाले से, यकीनी तौर पर वजीर दाखिला ने ये ऐलान किया, और मैं समझता हूं कि किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में ये कोई बहुत अच्छा, कोई इस अमल को किसी हवाले से तस्वर भी नहीं किया जा सकता। करना तो दूर की बात है कि एज अ ह्यूमन राइट्स हर किसी के मूवमेंट के हवाले से, आज़ादी इजहार के हवाले से, चलने फिरने के हवाले से एक आज़ादी होती है, आईनी, कानूनी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से। आप अगर उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसके खिलाफ करेंगे, तो फिर आप कल पाकिस्तान में या किसी और जगह पे अपने किसी लीडर के लिए, अपने किसी रहनुमा के लिए किस बुनियाद पर अपने रहनुमा के लिए करें या ना करें बलोच साहब, वो एक अलग बात है, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है ना वो उनकी कुछ हदूदो कयूद होती है। मादर पिदर आज़ादी तो दुनिया में किसी जगह पे भी काबिल कबूल नहीं होती है। आप किसी गाड़ी पे हमला करें, चाहे पत्थर से करें या हाथों से करें, सलमान गनी साहब, ये तो काबुल नहीं है किसी भी सूरत। ना ही ये प्रोटेस्ट है, ना ही ये आज़ादी इजहार है। गालम गलोच कौन सी आज़ादी इजहार होती है? बात है कि जो तस्वीर दुनिया भर में पाकिस्तान की पेश की जा रही है, इसका पाकिस्तान के अदारों को नोटिस लेना चाहिए और लिया जा रहा है कि आपके साबिक चीफ जस्टिस को एक बड़ा एजाज़ वहाँ पर मिला है। इससे पहले किसी जज को वो एजाज़ नहीं मिला। उस मौके पे ये जो चंद लोग थे, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर किया है, ये एक ख़ास माइंडसेट है, और मैं मुनासिब नहीं समझता था कि मेरे इल्म में है कि ये कौन लोग इनको तैयार करते हैं, कौन वहाँ पर भिजवाते हैं, कौन इनको पेमेंट करते हैं। और इसका नोटिस अगर तो पीटीआई अपने आप को कोई पॉलिटिकल पार्टी समझती है, मैं हैरान था कि उनके सेक्रेटरी इतलात हमारे दोस्त हैं, वो बैठ के कह रहे थे कि बिल्कुल दुरुस्त किया है।
जब ये रुझान आम हो जाए तो फिर उस पार्टी के मुस्तकबिल का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में वो क्या रुझानात मुतारफ़ करवा रहे हैं ये भी देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया भर में पाकिस्तानियों को नोटिस लेना चाहिए। देखें, दुनिया भर के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी पैसे भिजवाते हैं और पाकिस्तान के इमेज का भी ख्याल करते हैं। ये जो चंद लोग हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने ये तर्जुमा अख्तियार किया है। मैं भट्ट साहब आपसे एक सवाल करता हूँ, आज तो काजी फायज ईसा साहब की गाड़ी को उन्होंने टारगेट किया है, क्या अगर यही रुझान जारी रहा तो फिर कौन शख्स इससे महफूज रहेगा? मैं समझता हूँ कि इस तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है, और अच्छी बात है कि वज़ीर दाखिला ने नोटिस दिया, और मेरे ज़ाती इल्म में है कि नादरा भी इस पर पेशरफ्त कर रहा है, वहाँ पर भी मुकदमा कायम हो रहा है, और ये फैमिली लाहौर की है। और लाहौरियों से तो कोई ऐसा तवक्को नहीं करता कि लाहौरिये बाहर जाके पाकिस्तान के बारे में ये तस्वीर पेश करें, यहाँ पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सियासत जरूर करें, सियासत सियासी तर्ज अमल के साथ मशरूत होती है। आप अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान की एक बुरी तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसका पाकिस्तानियों को नोटिस लेना चाहिए। जी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है जो पाकिस्तान से बाहर कोई इस तरह की कार्रवाई करे उनके खिलाफ, यहाँ पर कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? ये देखिए, जो वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है, एक तो ये कि उनके जो पाकिस्तान की शहरियत मनसूख करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वो जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1951 का, उसका सेक्शन है 16, वो ख़ास हालात में शहरियत मनसूख करने की इजाज़त देता है रियासत को। एक बात, और दूसरी जो PPC है हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान, उसका सेक्शन दफ़ा 3 है, वो ये कहती है क्योंकि ऐसा जुर्म जो बैरून मुल्क किया जाए, किसी पाकिस्तानी ने किया, वहाँ कोई भी शख्स लिखा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तानी कोई भी शख्स अगर किया जाए तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है उसी जुर्म के तहत। वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे वो पाकिस्तान में वकूफ़ पज़ीर हुआ। एक बात, लेकिन इसमें कुछ शरीय अदालतों ने कर दी है कि वो जुर्म जो उस मुल्क में भी जुर्म हो और पाकिस्तान में भी जुर्म हो, फिर पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है। और ये जो वहाँ हुआ है, ये सिर्फ काजी साहब पे हमला नहीं हुआ, ये जो हाई कमीशन की गाड़ी थी उसमें थे वो। जी, जब हाई कमीशन की गाड़ी पे हमला, वहाँ एक जुर्म है, और एहतजाज की जो लाइन थी वो उन्होंने क्रॉस की, गाड़ी के ऊपर, यानी कि हमलावर होना, मुक्के बरसाना, थप्पड़ मारना, पीछा करना, हरासा करना, ये सारे वहाँ जुर्म है, और उन्हीं जराइम के तहत पाकिस्तान में ये कार्रवाई हो सकती है। दूसरी, यहाँ जो माइंड सेट की बात है, ये आपको याद होगा कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उन्होंने एक ऐलान फरमाया था और ये कहा था कि ये लोग जो मुझे वोट नहीं देंगे या मेरे खिलाफ जाएंगे, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, ये अवाम में नहीं निकल सकेंगे, इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। ये माइंड सेट उस वक्त से, ये वही माइंड सेट है जो खालिद क्यूम साहब ने फरमाया है कि ये आने वाले जो जजेस हैं, जो मौजूदा अदलिया है, उनको धमका रहे हैं एक तरह से कि जनाब अगर आउट ऑफ वे जाके हमें आपने रिलीफ ना दिया तो फिर जनाब, जब भी वो दिलावर एक जज थे, वो जो सजा सुना के वहां गए थे, किसी वो अभी भी शायद भुगत रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां जो दिलावर साहब है, वहां उनके खिलाफ भी इन्होंने ऐसे किया था, उनको भी डराया धमकाया था। यही मामला तक नहीं, ये रियासती इदारों के ज़िम्मेदारान तक सोशल मीडिया में कैंपेन हर एक के खिलाफ इन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया है। एहतजाज हर बंदे का एक बुनियादी इंसानी और आईनी हक है, लेकिन ये हक तब तक ही है जब तक मैं अपने आप को एक हद के अंदर रखता हूँ। जब हद से बाहर जाऊंगा तो वो एहतजाज नहीं रहता, बल्कि वो हमला कंसिडर किया जाता है, और हमलावरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होते हैं और उन्हें सजाएं भी दी जाती हैं। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।